मधुर भाषा संस्कृतम्, मृदुल भाषा संस्कृतम्। क्या पढूं और क्या ना पढूं, पेपर भी आने वाले हैं और अभी तक कुछ तैयारी भी हुई नहीं है। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है। अगर आपके भी ये प्रश्न है कि पेपर आने वाले हैं और अभी तक तैयारी नहीं हुई है, तो आप बिल्कुल सही लेक्चर सुन रहे हैं। और इस बार की परीक्षाएं हमारी ऑनलाइन मोड से नहीं ऑफलाइन मोड से होने जा रही हैं। पिछले जितने सालों के क्वेश्चन पेपर हमें उपलब्ध हुए हैं, उन सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम एक सीरीज में सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए जिन स्टूडेंट्स की तैयारी हो गई है, वे इन लेक्चर्स को अच्छे से सुन लें, रिवाइज कर लें। और जिनकी तैयारी अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो केवल परीक्षाओं के दिनों में ही पढ़ने पर विश्वास रखते हैं, ऐसा ही है ना। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स को ऑफलाइन मोड से पेपर देना बहुत मुश्किल लग रहा है। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हम इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज को आरंभ करने वाले हैं। तो आपने हमारे साथ आने वाले लेक्चर्स में भी बने रहना है, क्योंकि प्रायशः ऐसा देखा जाता है कि 80 to 90% प्रीवियस ईयर के पेपर रिपीट होते हैं। 10-20% तो देखिए स्टूडेंट रिस्क लेना ही पड़ता है। अगर आप इन क्वेश्चन पेपर को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप सबको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी पता चलते हैं और उसके साथ साथ क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका भी पता चल जाता है। ऑलमोस्ट सभी हरियाणा की यूनिवर्सिटीज के सिलेबस सेम है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आप सिलेबस को जरूर चेक करें। अभी तक जितना सिलेबस सॉल्व कर दिया गया है, उससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। तो इसलिए आप लेक्चर के एंड तक जरूर बने रहें और साथ साथ नोट डाउन भी जरूर करते रहें। तो चलिए देर ना करते हुए आरंभ करते हैं। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद के BA थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर संस्कृत इलेक्टिव के सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर को। ये क्वेश्चन पेपर हमें 2021 में आया हुआ है। क्वेश्चन पेपर हमारा 80 मार्क्स का आने वाला है और 20 मार्क्स की हमारी इंटरनल रहती है। सबसे पहला प्रश्न हमारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। 8 प्रश्न दिए गए हैं, हर एक प्रश्न 2 नंबर का है, यानी ये यूनिट आपके पास 16 मार्क्स का है। अगर आप यूनिट वाइज अपने सिलेबस को जान लेते हैं तो इन वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में भी मार्क्स लेने बहुत आसान हो जाते हैं। पहला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। अगला प्रश्न है, शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र का क्या नाम था? सर्वदमन। अगला प्रश्न है, कालिदास रचित महाकाव्यों के नाम। कितने महाकाव्य लिखे? 2, रघुवंशम और कुमार संभवम। अगला प्रश्न है, महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। अगला प्रश्न है, रामायण में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। अगला प्रश्न है, भवभूति की कितनी रचनाएं हैं? 3 रचनाएं हैं, उनके नाम लिखिए। मालती, माधव, महावीर चरितम और उत्तरामचरितम। अगला प्रश्न है, अज, मूषक और भुवन के स्त्रीलिंग शब्द बनाइए। अज का बनेगा अजा, मूषक का बनेगा मूषिका। शिवराज विजयम के रचनाकार कौन है? पंडित अंबिकादत्त व्यास। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का काम करना है। भले इसमें चॉइस नहीं है, पर इसमें मार्क्स लेने बहुत आसान है, तो इसलिए आपने बहुत ध्यान से करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेक्चर को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किन्हीं दो की सप्रसंग व्याख्या कही है। 4 श्लोक दिए गए हैं, 2 श्लोक आपको करने हैं। 1 श्लोक सही करने पर आपको 5 नंबर मिलने वाले, यानी ये कार्य आपके पास 10 मार्क्स का है। श्लोक को लिखने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले प्रसंग, जिसमें आप लेसन का नाम और राइटर का नाम बताएंगे। उसके बाद अवतरण, एक पंक्ति में बताएं कि श्लोक में किस विषय पर बात की जा रही है। उसके बाद आप इस श्लोक का सामान्य अर्थ बताएंगे और उसको एक्सप्लेन करने का कार्य व्याख्या भाग में होगा। और उसके पश्चात व्याकरण और विशेष संबंधित अंशों को जोड़ा जा सकता है। चलिए पहला श्लोक देखते हैं।
प्रजा प्रजा स्व इव तंत्रयित्वा निषेवते शांतमना विविक्तं यूथानि संचार्य रवि प्रतप्तः शीतम दिवा स्थानमिव दीपेन्द्रः। और ये श्लोक हमारे पास 5वें अंक का चौथा श्लोक है। यहाँ पर कंचुकी राजा को ऋषिगणों की सूचना देने से पहले सोच रहा है कि ये राजा का विश्राम का समय है। एक प्रजा का अर्थ है संतान और दूसरे का अर्थ है प्रजा। कि राजा दुष्यंत अपनी संतान के समान प्रजा की व्यवस्था करके निषेवते शांत मना विविक्तम, विविक्तम माने एकांत, अब एकांत का शांत मन से एकांत का सेवन कर रहा है। और उनका एकांत का सेवन किस प्रकार लग रहा है, जैसे यूथानि संचारे रवि प्रतप्ता शीतम दिवा स्थान मेव द्वीपेन्द्र, द्वीपेन्द्र यानी हाथियों का राजा। कि जिस प्रकार हाथियों का राजा दिवा दिन में, यूथानी हाथियों के समूह को, संचार्य भ्रमण करवाकर, रवि प्रतप्त सूर्य की किरणों से तपे हुए, शीतम दिवा स्थानमेव शीतल स्थान का सेवन करता है। कि जिस प्रकार हाथियों का राजा जो है दिन भर अपने हाथियों के समूह के साथ भ्रमण करता है, सूर्य की किरणों से तपता है और उसके पश्चात शीतल अर्थात ठंडे स्थान का सेवन करता है। तो यहाँ पर कंचुकी बता रहा है कि थक जाने पर मानसिक व शारीरिक शांति के लिए व विश्राम के लिए राजा संगीतशाला में गए हैं। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। अगला श्लोक देखते हैं। यह भी हमारे पास 5वें अंक से पूछा गया है और ये 5वें अंक का 32वां श्लोक है। सा निंदति स्वानि भाग्यानि बाला बाहुत शेपम क्रंदितुम च प्रवृत्ता स्त्री संस्थानम च अप्सर तीर्थम आरात उत्क्षिप्य एनाम ज्योति एकम तिरोभूत। तो यहाँ पर पुरोहित राजा दुष्यंत को शकुंतला के अदृश्य हो जाने के विषय में बताते हुए कह रहे हैं कि सा निंदति वह मुनि कन्या अर्थात शकुंतला, निंदति स्वानि भाग्यानि अपने भाग्य की निंदा करती हुई, बहुत शेपम क्रंदितुम च प्रवृत्ता अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर, क्रंदितुम चिल्लाने लगी। और तभी क्या हुआ, स्त्री संस्थानम च अप्सरस तीर्थम आरा, तभी अप्सर तीर्थ के पास से एक स्त्री की आकृति के समान ज्योति आई और उस ज्योति ने शकुंतला को उत्क्षिप्य उठाकर अदृश्य कर दिया। तो यहाँ बता रहे हैं कि राजा के पत्नी के रूप में स्वीकार ना किए जाने पर और ऋषि कुमारों और गौतमी के चले जाने पर शकुंतला अपने भाग्य की निंदा करने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी एक दिव्य आकृति जो नारी के समान थी वह आती है और शकुंतला को उठाकर आकाश मार्ग की ओर ले चलती है। तो इस प्रकार आपने श्लोक को एक्सप्लेन करना है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगला श्लोक देखते हैं और ये श्लोक हमारे पास 6ठे अंक से लिया गया है। यह श्लोक है 6ठे अंक का 12वां श्लोक। एकैकम मत्र दिवसे दिवसे मदीयम नामाक्षरम गणय गच्छसि यावदन्तं तावत् प्रिय मद अवरोध गृह प्रवेशम नेता जनस्तव समीपम उपेश्यति इति बताया गया है। यहाँ पे राजा दुष्यंत को जब अंगूठी मिल जाती है तो उसके बाद दुष्यंत की मनोस्थिति को यहाँ पर बताया गया है कि एकैक मत्र दिवसे दिवसे मदीयम नामाक्षरम, कि राजा दुष्यंत शकुंतला को याद करते हुए कहता है कि हे प्रियतमे शकुंतले, दिवसे दिवसे प्रत्येक दिन, एक एकम कि एक एक करके, मदीयम नाम अक्षरम कि मेरे नाम के अक्षरों को, गणय गिनना, गच्छसि यावद अंतम और जब तुम अंतिम अक्षर पर पहुंच जाओगी, तावत प्रिय तब तुम्हें हे प्रिय, मद अवरोध गृह
प्रवेशम, मेरे अंतःपुर में, नेता ले जाने वाले, जनः सेवक, समीपम उपयेष्यति इति, कि तुम्हारे समीप आ जाएंगे। तो यहाँ राजा ने जब शकुंतला को अपने नाम से अंकित अंगूठी दी थी और तब कहा था कि इसमें मेरे नाम के जितने अक्षर हैं उतने दिनों से पहले ही मेरा कोई सेवक तुम्हें अंतःपुर में ले जाने के लिए आ जाएगा। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। अगला श्लोक देखते हैं और ये श्लोक है 7वें अंक से। ये श्लोक है 7वें अंक का 31वां श्लोक और इसकी आखिरी पंक्ति सूक्ति में भी प्रायशः पूछ ली जाती है। उदेति पूर्वं कुसुमं ततः फलं घनोदय प्राक् तदंतरं पय निमित्त नैमित्तिकयोरयं क्रमस्तव प्रसादय पुरस्तु संपदः। तो यहाँ पर राजा दुष्यंत जब स्वर्ग से आते हुए अपने चक्रवर्ती पुत्र शकुंतला को प्राप्त कर लेता है तो वह उनके साथ मरीच ऋषि के दर्शन के लिए जाता है और वहां जाकर कहता है कि आपकी कृपा से मुझे फल रूपी संपत्ति पहले ही मिल गई है। उदेति पूर्वम कुसुमम ततः फलम, कि हे ऋषिवर पहले कुसुमम की वृक्ष पर फूल लगते हैं, ततः फलम और उसके पश्चात फल आते हैं, घनोदयम प्राग तदंतरम पय पहले आकाश में बादल उदित होते हैं और उसके पश्चात वर्षा होती है। पय वर्षा के अर्थ में यहाँ पर कि उसके पश्चात वर्षा होती है। निमित्त नैमित्तिकयोरयम्, निमित्त माने कारण, नैमित्तिक कार्य कि कार्य और कारण और कार्य का यही क्रम संसार में चलता रहता है। तव प्रसादय पुरस्तु संपद, परंतु आपकी कृपा से मुझे फल रूपी संपत्ति पहले ही प्राप्त हो गई है। क्योंकि संसार में ऐसा देखा जाता है कि कारण और कार्य का सिद्धांत चलता रहता है, अर्थात कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। जैसे फूल से फल लगते हैं, बादल से वर्षा होती है, परंतु यहाँ राजा कहता है कि आपकी इतनी कृपा है कि आपके दर्शन करने से पूर्व ही मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की प्राप्ति हो गई। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि निदोह की सप्रसंग व्याख्या, और ये आपके पास सूक्ति संबंधित कार्य है। पहली सूक्ति 5वें अंक के दूसरे श्लोक से ली गई है। निर्वास्यते प्रदीपस्य शिखेव जरतो मति। सूक्ति को भी लिखने का तरीका बिल्कुल वही। आप सबसे पहले प्रसंग बताएंगे जिसमें लेसन का नाम और राइटर का नाम आएगा। उसके बाद अवतरण एक पंक्ति में बताएं कि श्लोक में या इस सूक्ति में किस विषय पर बात की जा रही है। उसके बाद इस सूक्ति का सामान्य अर्थ बताएंगे और उसको फिर एक व्याख्या भाग में एक्सप्लेन करेंगे और उसके पश्चात व्याकरण और विशेष अंश को भी जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर कंचुकी अपनी वृद्धावस्था के विषय में कहता है कि निर्वास्यते प्रदीपस्य, कि बुझते हुए, प्रदीपस्य दीपक की, शिखेव लो के समान, जरतो मति ही वृद्धावस्था की बुद्धि होती है। वृद्धावस्था की बुद्धि किस प्रकार होती है? जैसे बुझता हुआ दीपक होता है। क्योंकि प्रायशः ऐसा देखा जाता है कि वृद्धावस्था में शरीर के अंग शिथिल हो जाते हैं। शारीरिक शक्ति के क्षीण होने के साथ मानसिक शक्ति भी क्षीण होने लगती है, अर्थात बुद्धि की शक्ति भी क्षीण होने लगती है। तब कोई बात याद भी रह जाती है और कोई बात भूल भी जाती है। तो यहाँ कंचुकी अपनी वृद्धावस्था की स्थिति को बताते हुए कह रहा है कि मैं कभी किसी बात को याद भी रख लेता हूँ और कभी भूल भी जाता हूँ। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। अगली सूक्ति देखते हैं। भवितव्यता बलवती। यहाँ पर राजा दुष्यंत जब शकुंतला के वियोग के विषय में पश्चातापग्रस्त होते हैं, दुष्यंत को अंगूठी मिल जाती है तो वह शकुंतला के विषय में विदूषक से पूछते हुए कहते हैं कि तुमने मुझे शकुंतला के विषय में याद क्यों नहीं दिलाया। तब विदूषक कहता है भवितव्या बलवती, की होनी बलवान होती है, कि एक व्यक्ति के साथ जो भी अच्छा बुरा शुभ अशुभ पाप पुण्य रूपी जो भी घटित होता है वह कभी भी दूर नहीं किया जा सकता है, उसका होना अवश्य भावी होता है। इसलिए आपके द्वारा शकुंतला को ना पहचानना
भी एक अच्छे के लिए घटित हुआ होगा। तो यहाँ पर राजा दुष्यंत के द्वारा शकुंतला का ना पहचानना भी एक होनी थी। वह होनी इतनी अधिक बलवान थी कि सामने सही स्थिति होते हुए भी राजा दुष्यंत अपनी पत्नी शकुंतला को स्वीकार करने से मना कर देता है। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे कि होनी सदा बलवान होती है, जो भी होना है वह घटित होकर रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कालिदास की कृतियों में प्रकृति चित्रण प्रस्तुत कीजिए। और ये प्रश्न आपके पास 10 नंबर का है। यूँ तो हम जानते हैं कि प्रकृति और मानव का बहुत अटूट संबंध है और मानव का खान पान, रहन सहन सब कुछ प्रकृति से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। तो कालिदास की रचनाओं के पात्र भी प्राकृतिक वातावरण से जुड़े हुए दिखाई देते हैं और उन्होंने प्रकृति का चित्रण अनेक प्रकार से किया है। आलंबन रूप में प्रकृति का चित्रण किया है, उद्दीपन रूप में प्रकृति का चित्रण किया है, मानवीकरण के रूप में प्रकृति का चित्रण किया है, संवेदात्मक रूप में प्रकृति का चित्रण किया है और उपमान के रूप में भी प्रकृति का चित्रण किया है। तो इस बार आप प्रकृति का चित्रण बताएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि कालिदास की रचनाओं में राष्ट्रीय भावना की विवेचना कीजिए। अगर हम कालिदास की काव्यों की ओर देखते हैं तो वहां पर हमें श्रृंगारिकता, सौंदर्य व प्रकृति का चित्रण उच्च कोटि का दिखाई देता है, परंतु उनकी रचनाओं में अनेक संदेश भी दिखाई देते हैं। इसलिए उनके काव्यों में हमें राष्ट्रीय भावना भी यत्र तत्र दिखाई देती है, जैसे प्रजा के प्रति समर्पित शासक होना, सुयोग्य शासक होना तथा सशक्त नेता होना। तो इस प्रकार इन पॉइंट्स को आप जोड़कर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किन्हीं दो पर टिप्पणियां लिखिए। 2 टिप्पणियां करनी है, 3 नंबर की है, तो यानी ये कार्य आपके पास 6 नंबर का है। नेपथ्य, पर्दे के पीछे के भाग को नेपथ्य कहा जाता है। सूत्रधार, जो सूत्र को धारण करता है उसे सूत्रधार कहते हैं, अर्थात जो रंगमंच का डायरेक्टर होता है, स्टेज का डायरेक्टर होता है, उसे सूत्रधार कहते हैं। आत्मगतम, जो बात पात्र अपने मन में सोचता है वह बात रंगमंच के पात्रों के लिए नहीं होती है, परंतु दर्शकों के लिए, परंतु ऑडियंस के लिए होती है, तो उसे आत्मगतम कहते हैं। भरतवाक्यम, नाटक का अंतिम श्लोक जो है प्रशस्ति के रूप में होता है और जिसमें लोक कल्याण की भावना निहित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भवभूति का जीवन परिचय व रचनाओं पर प्रकाश डालिए। भवभूति ऐसे संस्कृत के नाटककार हैं जिन्होंने 3 नाटक लिखे और उनके तीनों नाटक अलग अलग रस की प्रधानता से युक्त हैं। वो 3 नाटक कौन से थे? मालती माधव, महावीर चरितम और उत्तराम चरितम। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को हल करेंगे और इसके साथ चॉइस में हमें दिया गया शिवराज विजयम। इसके रचयिता कौन है? पंडित अंबिका दत्त व्यास। और शिवराज विजय संस्कृत साहित्य का सबसे पहला ऐतिहासिक उपन्यास है, यानी कि फर्स्ट नॉवल। अगला प्रश्न देखते हैं, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखनी है और एक टिप्पणी सही करने पर आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं, यानी ये कार्य आपके पास 6 नंबर का है। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। इसमें 18 पर्व, लाख श्लोक हैं और इसकी कथा वस्तु को जय भारत और महाभारत में विभक्त किया गया है। जयदेव है जिनकी गणना संस्कृत के गीति कवियों में की जाती है और इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है गीत गोविंद, जिसमें कृष्ण का राधा के प्रति अनुराग का वर्णन किया गया है। भर्तृहरि, इनके द्वारा 3 शतकों की रचना की गई है, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। विष्णु शर्मा, जिनके द्वारा पंचतंत्र की रचना की गई है और विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की कहानियों के माध्यम से प्रत्येक मनुष्य को उपदेशित किया है। तो इस प्रकार आप इन प्रश्नों को हल करेंगे। अगर इस लेक्चर ने आपकी किसी भी तरीके से हेल्प की है, आपके डाउट्स को दूर किया है, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 सूत्रों की सउदाहरण व्याख्या कीजिए। एक सूत्र करने पर आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं, यानी ये कार्य आपके पास 8 नंबर का है।
और इन सूत्रों को बहुत ध्यान से अगर आप देखते हैं तो इन्हीं में इनकी परिभाषा भी छिपी हुई है। इनमें कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया गया है वह भी हमें इसकी परिभाषा से पता चल जाएगा और उदाहरण भी हमें इसकी परिभाषा से ही पता चल जाएंगे। तो बहुत ध्यान से आपने करना है इसको। अजाध्य टाप अपता है, इस सूत्र में टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और इसकी परिभाषा बनाइए। अज आदि और अकारांत शब्दों से स्त्रीत्व बोधन के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग होता है और इसका उदाहरण भी इसमें छिपा है। अज में टाप प्रत्यय जोड़ा अजा, पाल में जोड़ा बाला, चटक में जोड़ा चटका। तो इस प्रकार अनेक उदाहरण आप लिख सकते हैं। अगला सूत्र है यूनस्ति, इसमें ती प्रत्यय लगता है और परिभाषा देखिए इसकी। युवन शब्द से स्त्रीत्व बोधन के लिए ती प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और इसका उदाहरण है युवन प्लस ती युवती। अगला सूत्र है उगितश्च, उगित प्रत्ययों से स्त्रीत्व बोधन के लिए नी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और इसका उदाहरण है भवत में णी प्रत्यय जोड़ा भवती। उसी प्रकार भगवत में जोड़ा नी प्रत्यय तो भगवती। अगला सूत्र है वो तो गुणवचनात्, कि जब कोई शब्द गुणवाचक हो और हरिस उकारांत भी हो तो उस शब्द से स्थित बोधन के लिए अणीश प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण है इसका, लघु में अणीश प्रत्यय जोड़ा लघवी, साधु में जोड़ा साधवी। तो इस प्रकार आपने इन सूत्रों को उदाहरण सहित एक्सप्लेन करना है। आशा रख सकते हैं कि आप सब इन लेक्चर से लाभान्वित हुए होंगे और अन्य छात्रों तक भी इन लेक्चर्स को पहुंचाने का माध्यम जरूर बनेंगे। आखिरी प्रश्न देखते हैं। किसी एक विषय पर संस्कृत में निबंध लिखना है। ये कार्य आप तभी आसानी से कर पाएंगे जब आपको शब्द रूप याद होंगे, धातु रूप याद होंगे और विभक्तियों के नियम याद होंगे। तो आप खुद ही बहुत छोटी छोटी पंक्तियों में इस निबंध को लिख सकते हैं। और देखते हैं किस विषय पर हमें निबंध लिखना है। अनुशासनम यानी डिसिप्लिन के ऊपर, ससंगति यानी अच्छे लोगों की संगति के ऊपर, मम प्रिय कवि, कोई भी आपका जो प्रिय राइटर है, महर्षि वाल्मीकि के विषय में लिख दीजिए, कालिदास के विषय में लिख दीजिए, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि करियसी। तो इन विषयों पर आपको निबंध लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। इससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। आज की कक्षा में हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया और आने वाले लेक्चर में भी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एक सीरीज में सॉल्व करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ आने वाले लेक्चर्स में भी जरूर बने रहें। आशा रख सकते हैं कि आपने इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना होगा और साथ साथ नोट्स भी बनाए होंगे। अगर आपका इन क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी कोई सजेशन हो तो वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप संस्कृत की अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी नई अपडेट्स और नए टॉपिक के साथ हम मिलते रहेंगे। नमो नमः, नमः संस्कृताय। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।